तो पिछली क्लास में हम लोगों की जो बातचीत हुई थी वो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स को लेकर हुई थी। आज हम लोग सेल के थोड़े से बाकी पैरामीटर्स के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं कि हमारा जो सेल होता है उसके अंदर कौन कौन से अदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे सेल के अंदर, वैसे तो देखो हर कंपोनेंट का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। कोई कंपोनेंट कुछ काम करता है ना, कोई कंपोनेंट कुछ काम करता है, सबकी अपनी 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 इम्पोर्टेंस होती है। बट स्टिल हम लोग ये कहेंगे, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो प्राणी है वो है बेसिकली न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस सेल के अंदर वो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर आपके पूरी बॉडी की सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ स्टोर्ड रहती है। आपके पूर्वजों के बारे में सारी जानकारी स्टोर्ड होती है। आपके ख़ानदान में कौन सा ब्लड ग्रुप चलता आया है, आप किस पर्टिकुलर ख़ानदान को बिलोंग करते हो, कोई हेरिडिटरी बीमारी उस पर्टिकुलर ख़ानदान में थी कि नहीं थी, सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर। तो अभी हम लोगों को इसी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। तो जो हम लोग सेकंड कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट क्लास में हमने सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम किस कंपोनेंट को पढ़ने जा रहे हैं? न्यूक्लियस वाले कंपोनेंट को पढ़ने जा रहे हैं। तो जो ये न्यूक्लियस वाला कंपोनेंट है, ये न्यूक्लियस वाली चीज़ सबसे पहले आपकी डिस्कवर किसने की थी? तो ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। क्या तुमने ये जो नाम है रॉबर्ट ब्राउन, क्या ये नाम इससे पहले कहीं सुना है? आई थिंक इसी चैप्टर में हम लोगों ने रॉबर्ट ब्राउन जी का नाम इससे पहले भी सुना है। जिस दिन हम लोग इस बारे में बातचीत कर रहे थे कि सेल की डिस्कवरी किसने की, कैसे की, तो हमने ये देखा था कि सबसे पहले इंसान तो खैर रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने डिस्कवर किया था, है ना। लेकिन वो बेचारे सिर्फ और सिर्फ क्या देख पाए थे? आपकी बाउंड्री देख पाए थे, मतलब सेल वॉल देख पाए थे। उसके अंदर क्या है वो कुछ भी नहीं देख पाए थे। और यही वो रॉबर्ट ब्राउन है जिन्होंने बेसिकली एक प्लांट के अंदर पहली बार रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को क्या किया था? डिस्कवर किया था। ठीक है, जिन्होंने न्यूक्लियस को क्या किया था? डिस्कवर किया था प्लांट सेल के अंदर। किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, बराबर। अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हमारी बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है? मतलब ये मेरे क्वेश्चन है तुम लोगों से, डू ऑल सेल्स इन आवर बॉडी, ठीक है, हैव न्यूक्लियस? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, क्या सारे सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है? देखो, पहली बात तो ये, हमारी बॉडी के सारे सेल एक जैसे नहीं होते। ठीक है, हर ऑर्गन के अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। किडनी सेल्स अलग होते हैं, नर्वस सिस्टम के सेल्स अलग होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स अलग होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग होते हैं, स्किन वाले सेल्स अलग होते हैं, हार्ट के सेल्स अलग होते हैं, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू में पढ़ेंगे। बट क्या हमारी बॉडी के सारे सेल्स में, ठीक है, न्यूक्लियस होता है? क्या हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है? जैसे हमारी लास्ट टाइम क्या बातचीत हुई थी कि एनिमल के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे सेल्स के पास क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। तो वैसे ही क्या हमारी बॉडी के अंदर जो सारे के सारे हैं, ठीक है, सारे के सारे जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, क्या सबके अंदर न्यूक्लियस होता है? सो आंसर इज नो। आंसर है नहीं, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, बराबर, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो आरबीसी होता है, आई थिंक आपने आरबीसी क्या होता है इससे पहले सुना होगा, कभी ना कभी डॉक्टर ने आपकी ब्लड टेस्ट कराया होगा, उसमें लिख के आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना। तो जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स के अंदर में, ठीक है, जो आरबीसीज होते हैं, उन आरबीसीज में
न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, ये पहला सवाल। दूसरे सवाल का जवाब अगर मैं दूं तो एक और क्वेश्चन एक स्टूडेंट के दिमाग में अराइज होना चाहिए कि हाउ मैनी न्यूक्लियस इनसाइड वन सेल, एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियसेस होंगे एक पर्टिकुलर सेल के अंदर। तो देखो, अगर मैं जनरल बात करूं, जनरल मतलब 99 केसेस की अगर मैं बात करूं, तो जनरली एक सेल जो होता है उस एक सेल के पास एक न्यूक्लियस होता ही होता है, ठीक है। जो एक सेल होता है उसके पास एक न्यूक्लियस होता ही होता है। हाँ, वो आरबीसी एक अलग चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बेचारे आरबीसी के पास नहीं है, क्या कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन जनरली एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी भी जगहें होती हैं जिनके एक सेल के अंदर आपको एक न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ जगहें होती हैं, ऐसी भी कुछ जगहें होती हैं जहाँ पर आपको मैनी न्यूक्लियसेस देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये मैंने एक जनरल न्यूक्लियस को लेकर एक छोटा सा तुम लोगों को इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैंने तुमको बताया है ना। अच्छा, अब खैर न्यूक्लियस की लोकेशन क्या है, मतलब अगर आप कभी भी किसी भी सेल कंपोनेंट की पढ़ाई अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही सवाल आना चाहिए कि आखिर वो पर्टिकुलर सेल कंपोनेंट लोकेटेड कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ की है, कहाँ पर वो मौजूद है। ये अगर आपको पता है उसकी लोकेशन, तो वो आपका सबसे पहला कदम होता है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के रिगार्डिंग। तो देखो, सबसे पहली चीज़, हम न्यूक्लियस की अगर बात करें तो हम जनरली का मतलब होता है 99% केसेस में हम ये मान के चलते हैं कि न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। मतलब जो सेल होता है उस सेल के सेंटर में कौन मौजूद होता है, आप लोगों का न्यूक्लियस होता है, कहीं कोने में काने में नहीं, एकदम सेल के बीचों बीच में जो चीज़ मौजूद होती है उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, आप लोगों का न्यूक्लियस कहते हैं। अब मैं एक बार तुम्हें न्यूक्लियस की लोकेशन को विजुअलाइज करवा देती हूँ कि आखिर लोकेशन क्या है न्यूक्लियस की। देखो, ये पर्टिकुलर इमेज देखो, इस पर्टिकुलर इमेज में आपको बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स भी दिख रहे हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, 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 ऐसे बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स भी दिख रहे हैं जो कि हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे उनके बारे में भी। बट राइट नाउ अभी कैसा है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में उन्होंने क्या किया है, जो सेल था उस सेल को उन्होंने ओपन किया, उस सेल के को, ये सेल ना पूरा ऊपर से ऐसा ढका हुआ था, उन्होंने उसको क्या कर दिया, काट के ओपन किया, सच दैट कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। तो वो ये बताना चाह रहा है डायग्राम वाला कि देखिए करके, ये जो सेंटर में ये चीज़ लोकेटेड है, इस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। अगर मैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, अच्छा, जैसे अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं कि सेल के अंदर क्या क्या है, बट अगर अब मैं ये बोलना शुरू कर दूं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, मतलब इनडायरेक्टली मुझे न्यूक्लियस की लोकेशन तो पता चल चुकी है, मुझे अभी लोकेशन के अलावा सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी पता करना है कि आखिर वो पर्टिकुलर आपका न्यूक्लियस दिखता कैसा है। तो न्यूक्लियस के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं, वो की पॉइंट्स आपके दिमाग में होने ज़रूरी है। पहली बात, न्यूक्लियस जैसे सेल के आजू बाजू मेम्ब्रेन होती है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियस के आजू बाजू भी मेम्ब्रेन होती है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। इसे यहाँ पे इसके आजू बाजू की मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितनी होती हैं, डबल होती हैं, दो होती हैं, मतलब एक मेम्ब्रेन और उसके बाजू में एक और मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये कंटिन्यूअस नहीं होती। कंटिन्यूअस का मतलब देखो मैं समझा देती हूँ, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है।
जैसे कि इमेजिन करिए आप लोगों को मैंने एक ऐसा सर्कल बना दिया, इसे इस पर्टिकुलर चीज़ को कहते हैं कंटिन्यूस, है ना, कि जहाँ से शुरू हो रही है बराबर चलती जा रही है, बीच में कहीं गैप नहीं आ रहा और एंडिंग पॉइंट पर आकर ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है, कुछ इस तरीके का पैटर्न कि थोड़ा दूर चले फिर गैप आया, फिर थोड़ी देर चले फिर ब्रेक आया, फिर थोड़ी देर चले फिर ब्रेक आया, फिर ब्रेक आया, तो आपको जो ये गैप्स दिख रहे हैं ना, ये गैप्स बेसिकली आपके किस में होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस की, वो कंटिन्यूस नहीं होती। वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, गैप देखने को मिलता है। और इसी गैप को हम अगर बायोलॉजी की लैंग्वेज में बात करें तो इसी पर्टिकुलर गैप को क्या कहा जाता है, इस पर्टिकुलर गैप को कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। इस पर्टिकुलर गैप को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर पोर। तो जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के आजू बाजू दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि कंटिन्यूस नहीं होती, उनमें गैप्स होते हैं। दैट गैप्स आर नोन एज न्यूक्लियर पोर। उनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पोर। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो देखो इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखो। पर्पल कलर के से जो मैंने इंडिकेट किया है वो बेसिकली आप लोगों का न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस के आजू बाजू आपको नहीं दिख रहा कि न्यूक्लियस के आजू बाजू आपको इस तरीके की कुछ फोल्डिंग्स दिख रही हैं, ये फोल्डिंग्स दिख रही हैं, ऐसा कुछ चिपका हुआ दिख रहा है, मतलब न्यूक्लियस से कुछ फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको चिपके हुए दिख रहे हैं, है ना। वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स आपको क्या दिख रहे हैं, आपको चिपके हुए दिख रहे हैं। सही कह रही हूँ मैं, बराबर सही कह रही हूँ मैं, हाँ। तो ये जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ये दो टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो एक्चुअली न्यूक्लियस के जस्ट बाहर, ठीक है, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर बराबर आप लोगों को क्या देखने को मिल जाता है, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर आप लोगों को क्या देखने को मिल जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल जाता है। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर अगर मैं बात करूं तो भले ही वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 2 लेयर्ड है, बट उसके बाहर की तरफ आपको इस तरीके से फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। और यही फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं हम लोगों का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे अटैच्ड होता है, या फिर चलो रेटिकुलम मेम्ब्रेन जो भी आपको बोलना है, तो ये पर्टिकुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे अटैच्ड होता है, ये न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है। किससे अटैच्ड होता है, ये न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है। और ये जो हम लोगों का न्यूक्लियस होता है ना, इस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की जो जगह है, ठीक है, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो अंदर की जगह है, क्या ये अंदर की जगह खाली होती है, डेफिनेटली नॉट, ठीक है, इसके अंदर की जगह खाली नहीं होती है, इसके अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ होता है, ठीक है। अब कई लोगों का डाउट ऐसा होगा कि मैडम वो लिक्विड सब्सटेंस तो यहाँ से लीक कर जाना चाहिए पोर्स में से, तो नहीं भाई, वो लिक्विड सब्सटेंस वहाँ से लीक नहीं करता है, क्योंकि वो पोर्स इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होते हैं, ठीक है, बराबर बहुत ही छोटे होते हैं। हाँ, कुछ ट्रांसफ़र होता है, लेकिन अगर आप बोलोगे कि पूरा ही खाली हो जाएगा तो पूरा खाली नहीं होता है, ठीक है, पूरा खाली नहीं होता है। पहली बात जो अभी टॉपिक और डिस्कशन चल रहा है उस पर बात कर लेते हैं। ये जो उस न्यूक्लियस के अंदर जो सामान भरा हुआ है, वो जो लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर की जो दुनिया होती है, उस बाहर की दुनिया में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो खैर उससे अटैच्ड है, बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाहर वो सब कुछ मौजूद होता है, ठीक है, वहाँ पे सब कुछ मौजूद होता है। खैर, अभी हम लोगों को ये पढ़ना है कि मैडम वो न्यूक्लियोप्लाज्म जो आपने बताया, ठीक है, आपने वो जो बातचीत की
न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ और नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आता है हमारे पास क्लीन एंड क्लियर का एक फेस वॉश, थोड़ा गूगल कर लेना, अमेज़न वगैरह पे देख लेना। जब आप उस क्लीन एंड क्लियर के फेस वॉश को देखोगे, वो एक लिक्विड होता है और उसके अंदर आपको बहुत सारे छोटे 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 रंग बिरंगे आपको बॉल्स दिखते। तो वैसे ही आपको अभी ये पूछा जा रहा है कि जो न्यूक्लियस के अंदर में जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कुछ नहीं होता है क्या? क्या वो लिक्विड खाली पीली है क्या? तो नहीं, उस न्यूक्लियोप्लाज्म नामक लिक्विड के अंदर में दो चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या पाई जाती हैं? दो चीज़ें। मतलब आप इमेजिन करिए, जैसे आप दही वड़े खा रहे हैं तो दही इस न्यूक्लियोप्लाज्म और जो वड़ा है वो कुछ कंपोनेंट है, लाइक दैट। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं। एक होता है उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियोलस, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। और एक होता है उसके अंदर क्रोमैटिन थ्रेड्स, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड्स। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो चीज़ें होती हैं, वो होती हैं न्यूक्लियोलस और एक होता है क्रोमैटिन थ्रेड्स। ठीक है। अच्छा, ये जो न्यूक्लियोलस होता है, इस न्यूक्लियोलस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। ये आपका 1 भी हो सकता है और मोर देन 1 भी हो सकता है। मतलब कुछ सेल्स के अंदर एक भी होगा, ठीक है, और किसी के अंदर एक से ज़्यादा भी होगा। और दूसरी बात, न्यूक्लियोलस के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। मतलब वो डायरेक्टली न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है, उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोलस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इस न्यूक्लियोलस के पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन, और एक को हम लोग कहते हैं आप लोगों का RNA। ये RNA के बारे में ना आपके सिलेबस में उतना डिटेल में नहीं है कि RNA का क्या यूज़ होता है, लेकिन मैं शॉर्ट में तुमको बता देती हूँ। ठीक है, शॉर्ट में मैं तुमको बता देती हूँ। पहला, RNA एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। कब? जब सेल का डिवीजन होता है। सेल का डिवीजन तक आपके सिलेबस में नहीं है, 10 तक भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जब सेल डिवाइड होता है, मतलब एक सेल से जब अपने जैसे वो 2 सेल बना रहा होता है, तो उस वक्त उसको क्या करना होता है? अपने अंदर प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना होता है, या फिर मैं ये कहूँ अपने अंदर हर चीज़ को डबल करना होता है। ठीक है, बराबर हर चीज़ को उसको क्या करना होता है? डबल करना होता है, उसकी क्वांटिटी को डबल करना होता है। तो ये जो न्यूक्लियोलस के अंदर RNA होता है, ये RNA हेल्प करता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस में। ठीक है, क्या करता है? उसकी वो प्रोसेस में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, वो क्या करता है? उस प्रोसेस में मदद करता है, RNA वगैरह। ठीक है, तो ये प्रोटीन प्लस RNA। इवन न्यूक्लियोलस के बारे में तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीके फैक्टर जो पेपर्स में डायरेक्टली पूछा जाता है, और ये पर्टिकुलर जीके फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और वो पर्टिकुलर जीके फैक्ट बोलो क्या है? वो पर्टिकुलर जीके फैक्ट ये है कि न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट सीधा सीधा MCQ के लिए पूछा जाएगा आप लोगों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है। अच्छा, अब कई लोगों का डाउट आ गया होगा कि मैडम राइबोसोम्स किसे कहते हैं? तो देखो, आप ऑब्वियसली एक ही लेक्चर के अंदर सब कुछ तो नहीं सीख सकते ना, आपको थोड़ा टाइम लगेगा एक एक पार्ट्स को समझने में। तो जैसे आज हम न्यूक्लियस समझ रहे हैं, कल हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझेंगे, साइटोप्लाज्म को समझेंगे, साइटोप्लाज्म क्या होता है, बराबर। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। खैर, उसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स। अब देखो, क्रोमैटिन थ्रेड्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, बट क्रोमैटिन थ्रेड्स के बारे में मैं सिर्फ इतना सा कहूँगी तुमको कि जैसे कभी मान लेते हैं आप पतंग उड़ा रहे हो। ठीक है, आप जब पतंग उड़ाते हो तो पतंग उड़ाते वक्त, ठीक है, आप लोगों का जो मांझा रहता है, अगर आप उसको बराबर तरीके से लपेटोगे अगर नहीं, तो देखना उलझ जाता है कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से उलझ जाता है। तो क्रोमैटिन थ्रेड्स पहले तो ऐसा दिखता है, एकदम पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है,
बहुत ही पतला होता है, थिन। और दूसरा इसके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये उलझा हुआ होता है, और उलझे को इंग्लिश भाषा में कहते हैं इंटरवाइंड। ठीक है, इसको क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्रोमैटिन थ्रेड्स विजिबल नहीं होते हैं। बराबर, आपको क्रोमैटिन थ्रेड्स विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड्स विजिबल नहीं होते। क्रोमैटिन थ्रेड्स के बारे में ज़्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में हम लोगों को अलाउड नहीं है कि मैडम क्रोमैटिन थ्रेड्स के बारे में आप एकदम डिटेल पढ़ाइए, वो हमारे सिलेबस में अलाउड नहीं है। अदरवाइज मैं बताती, बट अभी इतना याद रखिए कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियोलस के साथ साथ वहाँ पे क्या होता है, क्रोमैटिन थ्रेड्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, क्या मौजूद होते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स मौजूद होते हैं। अब ये जो क्रोमैटिन थ्रेड्स है, इन क्रोमैटिन थ्रेड्स के पास क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिसकी वजह से मैं ये कह रही थी कि आपके न्यूक्लियस के अंदर आपकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टोर होती है। इस क्रोमैटिन थ्रेड्स के अंदर डीएनए मौजूद होता है। यानी कि अगर कोई तुमसे पूछेगा कि डीएनए एक्चुअली में एक सेल के अंदर कहाँ है, तो सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर में जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं, उस क्रोमैटिन थ्रेड्स के अंदर, ठीक है, डीएनए होता है। और साथ ही साथ में उसके पास क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। और अच्छा मैडम, लेकिन प्रोटीन्स तो न्यूक्लियोलस में भी थे, बट हाँ, क्रोमैटिन थ्रेड्स के पास बहुत ही स्पेशल टाइप का प्रोटीन्स होता है। इस बहुत ही स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स को कहते हैं हिस्टोन्स। ठीक है, बहुत ही स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है। इस पर्टिकुलर प्रोटीन्स को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोन्स। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोटीन को क्या कहा जाता है, हिस्टोन्स कहा जाता है। डन। और इस तरीके से आपका जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आरएनए आपको सब कुछ मिलता है। ठीक है, आपको डीएनए, आरएनए आपको सब कुछ मिलता है। अब ये तुम्हारे सामने एक डायग्राम बनाकर मैंने दिया है एक न्यूक्लियस का। ये जो पर्टिकुलर इमेज तुम्हें सामने में दिख रही है, ये फिगर किस चीज़ का है, ये फिगर एक न्यूक्लियस का फिगर है। ठीक है, ये किसका है, न्यूक्लियस का फिगर है, सेल का नहीं। सेल के अंदर न्यूक्लियस का मतलब सेल कहाँ रहा होगा मैम, तो सेल ना इसके आजू बाजू में, देखो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो आजू बाजू में रही होगी। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कहाँ रही होगी, आजू बाजू में रही होगी। और उसके आजू बाजू के बीच में क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, इस न्यूक्लियस में आपको डबल लेयर दिख रही है, हाँ दिख रही है, देखो रेड कलर की आपको डबल लेयर दिख रही होगी। इसको हम लोग कहते हैं आउटर लेयर। अच्छा, कलर अच्छा नहीं है, दूसरा कलर का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं आउटर लेयर, और इसको कहते हैं इनर लेयर। ये हम लोगों की आउटर लेयर है, और ये हम लोगों की कौन सी वाली लेयर है, इनर लेयर है। ठीक है, और आपको जो ये ग्रीन ग्रीन कलर का जो ये मटेरियल दिख रहा है, ये कौन है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्या है ये, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर आपको जो ये गोला दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर गोला इज नोन एज न्यूक्लियोलस। अब आप चेक करिए, इस न्यूक्लियोलस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है ना, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोलस के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। आपको जो ये काले काले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये आप लोगों के कौन है, ये क्रोमैटिन थ्रेड्स है। ठीक है, यही क्रोमैटिन थ्रेड्स है जिनके अंदर डीएनए मौजूद होता है। और उसके अलावा ये जो आपको गैप्स दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर गैप इज नोन एज व्हाट, न्यूक्लियर पोर। इसी गैप के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ें बाहर आ सकती हैं, और बाहर की चीज़ें क्या हो सकती हैं, अंदर जा सकती हैं। ये होता है इसके अंदर। अब पता है कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस के अंदर मैडम क्रोमोसोम्स भी होते हैं, है ना, क्रोमोसोम्स भी होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, तो बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स यूजुअली आपको दिखते नहीं हैं, ये बाद में दिखते हैं सेल डिवीजन के दौरान। ठीक है, आपको बाद में दिखते हैं सेल डिवीजन के दौरान, और वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। देखो ये जो आपका न्यूक्लियर, देखो सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम की आपको ये इमेज दी गई है, इस तरीके का दिखता है ये क्रोमोसोम। ज़्यादा आपको इसके डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर क्या मौजूद होता है, इस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है डीएनए, और ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो ये हम लोगों ने
बातचीत कर ली किसके बारे में, आपके न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में बातचीत कर ली, न्यूक्लियस के बारे में हमारी बातचीत हो गई खत्म। ठीक है, अब एक बार एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से इस चीज़ को मार्क कर लेते हैं। अच्छा चलो खैर, मार्किंग वाला काम मैं अलग से करवा दूंगी, बट ये पूरी कहानी थी न्यूक्लियस की, और यहाँ पे हमारा ये न्यूक्लियस वाला टॉपिक होता है ख़त्म। लेकिन एक बात बताओ, जब हमने न्यूक्लियस का लोकेशन पढ़ लिया, न्यूक्लियस का हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, आखिर सेल के अंदर न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, क्या वर्क परफॉर्म करता है न्यूक्लियस। तो देखो, अगर मान लेते हैं आप किसी भी सेल के अंदर से न्यूक्लियस हटा दोगे, ठीक है, अगर आप हटा दोगे तो बेसिकली आपका जो सेल साइकिल होता है, मतलब एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे सेल से तीसरा सेल बनने वाली जो प्रोसेस होती है वो नहीं होगी। ठीक है, तो इट रेगुलेट्स सेल साइकिल, ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। लेकिन मैडम सेल साइकिल को रेगुलेट करना क्यों ज़रूरी है, ना हो सेल साइकिल क्या दिक्कत है। तो देखो, जब एक बच्चा पैदा होता है पहले दिन तो देखो उसके हाथ छोटे छोटे होते हैं, उसकी उंगली बड़ी बड़ी होती है ना। फिर बाद में जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तुम्हारे जैसा हो जाता है, उसके हाथ बड़े हो जाते हैं, उसके पाँव बड़े हो जाते हैं, उसके पास ये सारा का सारा हाथ बड़े होने वाला, पाँव बड़े होने वाला, ठीक है, सेल आया कहाँ से। अपने आप तो सेल टपका नहीं होगा कहीं और से, हवा में से कि टपक से आके सेल टपक गया, टपक से आके सेल टपक गया, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। सेल क्या होता होगा, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5 ऐसा होता होगा। डबल होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसा होता होगा। तो ये जो प्रोसेस है, इसी से हमारी बॉडी में हमेशा नए सेल्स बनते रहते हैं, और हमारे जो पुराने सेल्स हैं वो पुराने सेल्स बोलो क्या होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। ठीक है, हमारे पुराने सेल्स टूट जाते हैं, या फिर कभी हमें चोट लग जाती है, हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, तो हमारी जो स्किन डैमेज हो जाती है, उस डैमेज स्किन को नई स्किन आती है कि नहीं आती है, हाँ भाई नई स्किन आती है। तो वो जो नई स्किन आती है, ठीक है, वही नई स्किन एक्चुअली इस सेल साइकिल के थ्रू आती है। अगर सेल साइकिल नहीं होगी तो कभी भी तुम्हारी बॉडी का अगर कोई भी पार्ट डैमेज हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे केस में वो वापस से रिकवर नहीं हो पाएगा। इसीलिए सेल साइकिल को चलाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो है न्यूक्लियस। कैसे चलती है सेल साइकिल वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर एक बच्चे से मतलब पेरेंट से बच्चे तक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जब भी एक बेबी पैदा होता है तो अपन उस बेबी को जब देखते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, अरे इसकी आंखें तो उसकी मम्मी की जैसी हैं, अरे इसके नाक तो इसके पापा के जैसे हैं, अरे इसके बाल तो इसके जैसे हैं, उसके जैसे हैं। मतलब बेसिकली आप किसी भी पेरेंट से, ठीक है, उसके हेरिडेटरी ट्रेड्स, हेरिडेटरी का मतलब होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो क्वालिटीज़, जो चीज़ें आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, उस पर्टिकुलर हेरिडेटरी ट्रेड्स को, ठीक है, हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ से कहाँ, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग। और ये हेरिडेटरी ट्रेड्स किस में होते हैं, डीएनए में होते हैं। डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसीलिए ये पर्टिकुलर प्रोसेस हम लोगों के लिए क्या है, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रोसेस इसीलिए हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कई पता है लोगों का डाउट है कि मैडम आपने अभी अभी कहा कि जो हमारे मैमल्स होते हैं, मैमल्स मतलब हम लोग बेसिकली जो यंग वंस को पैदा करते हैं, है ना। आप लोगों का आगे एक चैप्टर आएगा टर्म 2 में, उसमें हम मैमल्स क्या होते हैं पढ़ेंगे। बट कई ऐसी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि मैंने बताया आरबीसी, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, बराबर, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, बराबर, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ध्यान रखना, ये लोग न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता। तो इसीलिए ये लोग हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखो, जो भी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी नहीं है कि ब्लड के पास न्यूक्लियस नहीं है तो वो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं करेगा। उसकी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे सेल के डीएनए में स्टोर होगी, वो ट्रांसफ़र करेगा। तो हेरिडिटरी वाली होने ही वाली है, हमेशा ट्रांसफ़र होगा ही होगा हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आरबीसी के पास जब न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, बराबर, तो क्या बिना न्यूक्लियस के मतलब वो क्या करते हैं। देखो, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन आरबीसी के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, पता है वो फंक्शन क्या है। हीमोग्लोबिन
आरबीसी के पास होता है। हीमोग्लोबिन तुम्हारी बॉडी के ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, वो क्या करने का काम करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अच्छा, आरबीसी एक प्रोटीन बनाता है। याद रखना, बॉडी के हर सेल एक अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनाते हैं। आरबीसी एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। आपने सुना भी होगा कई बार लोगों को बोलते हुए, क्या रे तेरे बॉडी में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बहुत कम है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, हम जो भी ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं, ये ऑक्सीजन आपकी बॉडी के लंग्स तक ले जा सकते हो। लंग्स के बाद अगर आपको इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो चीज़ हेल्प करती है वो है ब्लड। अगर हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी नहीं होता, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ही नहीं होता। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो तुम सोचो हमारी ज़िंदगी कैसी होती है ना। हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाती, बताओ। बिना ऑक्सीजन के तो हम जिंदा नहीं रह पाते ना। इसीलिए तो ये आरबीसी जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ये बिना न्यूक्लियस वाला सेल बेसिकली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ज़्यादा बेहतर तरीके से। ठीक है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। और भी इनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। ठीक है, बट इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है तो ध्यान रखना, एक आरबीसी से 2 आरबीसी कभी नहीं बन सकती। यानी कि सेल, आरबीसी वाला सेल डिवाइड नहीं हो सकता। आरबीसी डू नॉट अंडरगो सेल डिवीजन, डज नॉट अंडरगो सेल डिवीजन। ठीक है, ये सेल डिवीजन नहीं करती, ध्यान रखना। क्यों नहीं करती? क्योंकि सेल डिवीजन करने के लिए न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है और इनके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, इसीलिए ये सेल डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब एक आरबीसी से 4 आरबीसी, 4 आरबीसी से 8, 8 से 16, ऐसा वाला कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये काम वो बेचारे नहीं कर सकते। खैर, तो ये हम लोगों की पूरी बातचीत थी। ठीक है ना। और कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। दैट नेक्स्ट टॉपिक विल बी साइटोप्लाज्म। थोड़ा सा मैं साइटोप्लाज्म के बारे में तुम्हें अभी बता देती हूँ। वैसे तो हम ये कल 3rd टॉपिक पढ़ने वाले हैं, साइटोप्लाज्म, बट अभी अगर इसके बारे में थोड़ा सा जान लोगे तो बेहतर होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, इस पर्टिकुलर चीज़ को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। और बीच में क्या मौजूद होता है? बीच में मौजूद होता है आप लोगों का न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के पास डबल लेयर की क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एक्चुअली में सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह है, उस जगह में एक लिक्विड भरा हुआ रहता है। दैट पर्टिकुलर लिक्विड, या कोई भी, नॉट लिक्विड एग्जैक्टली तो लिक्विड नहीं होता है। एलोवेरा जेल कैसी होती है ना, एलोवेरा जेल के जैसा होता है। एक लिक्विड सा थोड़ा सा पार्ट उस साइड सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में भरा हुआ रहता है। दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज साइटोप्लाज्म। उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। खैर, साइटोप्लाज्म क्या होता है ये मैंने अभी बता दिया है, कल फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। राइट नाउ इस क्लास को अभी फिलहाल हम लोग यहाँ ओवर करते हैं। कल सेल के बारे में हम तीसरी बातचीत पढ़ेंगे जो रहेगी साइटोप्लाज्म।